हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग हर रोज़ बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही इकोनॉमी का जो क्लास समाप्त हो गया है उसका प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है, जिसमें हम लोग डेली महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों ने जो पढ़ा था उसमें जो चीज़ें पढ़ाई गई थी वो याद हैं या आप लोग भूल गए हैं। हालांकि आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों का परफॉर्मेंस भी संतोषजनक है, लेकिन रिवीजन की आवश्यकता है आप लोगों को। तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक नहीं है। ये पढ़ा चुकी हूँ बच्चा लोग कि कौन से संस्थाएं हैं जिन्होंने मिल कर के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का निर्माण किया है। बहुत सारे संगठनों का योगदान है उसमें। तो आपको बताना इसमें से कौन सा संगठन है जो उसके निर्माण में सहयोगी नहीं है। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग। फटाफट कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापकों में शामिल नहीं है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को याद होगा। मैंने क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, इन सारे संगठनों का नाम भी आप लोगों को बताया था, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को याद होना चाहिए। फटाफट कमेंट कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। इसमें पीएनबी का योगदान नहीं है, बाकी सही है। आईडीबीआई भी है, आईडीएफसी भी है, एलआईसी भी है, जीआईसी भी है, एसबीआई भी है, लेकिन पीएनबी का इसमें योगदान नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है नाबार्ड के बारे में। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप सभी को इसका उत्तर पता है बिकॉज मैंने इसको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आप लोगों को ये बताने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। चलिए बच्चा लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा कि कौन सी बात है जो नाबार्ड के बारे में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। दूसरा, यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधाएं प्रदान करता है। तीसरा, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और चौथा, नाबार्ड राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। तो बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट बताएंगे कि नाबार्ड के बारे में कौन सी बात है जो कि सही नहीं है। तो निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। बहुत ही आसान है और कॉमन सेंस का प्रश्न है, जो कि आप सभी को अगर नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पता है तो भी आप बता देंगे कि कौन सा है जो कि गलत है। तो आप सभी को पता है कि नाबार्ड जो है ये आपका रूरल और एग्रीकल्चर के लिए है, यानी कि कृषि के साथ साथ ये आपका ग्रामीण विकास से भी संबंधित है। और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। केवल कृषि नहीं बल्कि ग्रामीण विकास के लिए भी है ये। और इसी वजह से क्या हो गया, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का एक तरीके से कहिए कि हिसाब रखता है, उसको कंट्रोल करता है। तो ये आपका नहीं सही है। बाकी बातें बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1982 में शिवरामन जो है समिति की रिपोर्ट पर इसकी स्थापना किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और नीचे जो वित्तीय संस्थाएं दी हैं इन सभी को साख उपलब्ध कराता है, यानी कि पैसे उपलब्ध कराता है, नियंत्रण करता है, निर्देशन करता है, मार्गदर्शन करता है, ये सारी चीज़ें करता है। तो याद रखिएगा आपका तीसरा जो है ये दूसरा जो है ये सत्य नहीं है।
चलिए बच्चा लोग, अगर आप लोगों को पढ़ाते हुए कोई कन्फ्यूज़न हो जाएगा और कोई ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, तो मैं आपको उसको कमेंट बॉक्स में सही बता दूंगी। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं बनाती हूँ और बनाते हुए बहुत सारे तथ्य मैं इधर उधर करती हूँ, और उस दरमियान कभी कभी जब मैं क्लास लेती हूँ तो कुछ तथ्य दिमाग से स्किप कर जाते हैं। तो अगर ऐसा कभी होता है बच्चा लोग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर देख लीजिए, लिया कीजिए, उसमें आपको सही उत्तर मैं ज़रूर दे दूँगी अगर कभी कोई दिमाग से मेरे पॉइंट स्किप होता है तो, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ और आप लोगों के लिए वर्क करते करते कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाता है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सही चीज़ें मिलेंगी। अगर कहीं से कोई दिक्कत होगा तो वो हम आपको बता दिया करेंगे। क्वेश्चन है बच्चा लोग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था। आपको बताना है ये बिमल जालान पैनल किस लिए बनाया गया था। पहला है नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्तियों को कम करने हेतु सुझाव देने के लिए। दूसरा कह रहा है नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। और तीसरा कह रहा है वित्तीय समावेशन के दिशा निर्देश बनाने के लिए। और आपका चौथा कह रहा है कि बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल प्रयोग के अध्ययन हेतु। तो बताएंगे बच्चा लोग, बिमल जालान समिति का गठन किस लिए किया गया था। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी समितियों के बारे में मैंने आप लोगों को नोट कराया है कि कौन कौन सी समिति का गठन किया गया था और किस लिए किया गया था। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को सारी बातें याद होनी चाहिए, और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि जो आपका बिमल जालान समिति है ये किस लिए बना था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है ये बिल्कुल सही है। वित्तीय समावेशन के दिशा निर्देश के लिए इस समिति का जो है गठन किया गया था। और इसको आप लोगों को याद रखना है कि बिमल जालान समिति किस लिए बनाया गया था। चलिए बच्चा लोग, हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी देखिए, आप लोग इसको कर चुके हैं क्लास में, तो निश्चित तौर पे आप लोग को गलत नहीं करना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला है डोव जोन्स, क्या ये न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरा हैंग सेंग, क्या ये सियोल आप सभी को पता है दक्षिण कोरिया की राजधानी है, क्या ये इसकी जो है स्टॉक एक्सचेंज है। और तीसरा है FTSE 100, क्या ये लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा है जो सही है। अब आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है, और कूट में है ए में है पहला दूसरा तीसरा यानी कि तीनों, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है पहला दूसरा, और डी में है पहला और तीसरा। तो फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही सुमेलित है, यानी कि आपका कौन सा है जो कि सही है। तो निश्चित तौर पे अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने इसको क्लास में सॉल्व भी किया है कि आपका पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा सही नहीं है, क्योंकि हैंग सेंग कहाँ का है, ये है आपका जो है हांगकांग का। याद रखेंगे बच्चे, कहाँ का है, हांगकांग का है, हांगकांग का है। हैंग सेंग सियोल यानी कि दक्षिण कोरिया का नहीं है, इसलिए दूसरा गलत हो गया। बाकी दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही आसान है, क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ कि फिलिप वक्र किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है, किसके मध्य संबंध को बताता है आपका फिलिप वक्र। पहला है मुद्रा विस्फीति एवं बेरोजगारी, दूसरा है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, तीसरा है मुद्रास्फीति एवं अदृश्य बेरोजगारी, और चौथा है मुद्रा विस्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी। बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए बच्चा लोग, क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए 1 मिनट का भी प्रश्न नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा कि कौन सा संबंध फिलिप वक्र का माना जाता है, किन दो चीज़ों के मध्य फिलिप वक्र के द्वारा संबंध को दर्शाया जाता है। निश्चित तौर पे मेरे बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच के संबंध को ही फिलिप वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है।
और अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही बढ़िया है, कॉमन सेंस का है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग बहुत समझदार हैं और चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं और फिर उत्तर देते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, आईएएस का है, तो पहले तो प्रश्न को समझना है। कथन ए है, सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ सहाय है। क्या सरकार का जो बजट है उसमें घाटे का एक बड़ा स्रोत या बड़ा रीज़न या बड़ा हिस्सा अर्थ सहाय मतलब सब्सिडी का है? क्या ये बात सही है? कारण बी है, भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ सहाय का स्तर बहुत अधिक है। क्या भारतीय कृषि में सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा सब्सिडी दिया जाता है विकसित कंट्रीज़ की अपेक्षा? अब आपको बताना है कि कथन कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है दोनों सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। और सी है कि कथन सही है कारण गलत है। और आपका 4 है कि कथन गलत है और कारण सत्य है। बहुत ही बढ़िया है बच्चा लोग, मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ाई हूँ और मैंने वो टेक्निक जो है एक गुण बात भी बताई थी कि अगर आप उसको ओवरऑल देखेंगे तो आपका जो सब्सिडी है उसका फ़ायदा कहाँ के लोगों को ज़्यादा मिलता है, विकसित कंट्रीज़ के लोगों को या विकासशील के लोगों को? ज़्यादा सहायता कौन प्राप्त कर पाता है या ज़्यादा लाभ किसे मिल पाता है? क्या भारत में दिया जाने वाला सब्सिडी बहुत ज़्यादा है विकसित कंट्रीज़ की अपेक्षा? आप सभी को ये सारी चीज़ें मैंने बहुत गूढ़ता से बताई हैं, तो निश्चित तौर पे आईएएस में गूढ़ता वाले ही उत्तर देने होते हैं, तो वही गूढ़ता वाला उत्तर दीजिएगा जो आपको पता है और आपको ये चीज़ें याद हों। मैं उम्मीद करूँगी ऐसा कि मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपको याद होगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये बिल्कुल यानी कि 3 जो है ये सही है कि कथन तो सत्य है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार का सहायता देने में, सब्सिडी देने में जाता है, लेकिन दूसरा सही नहीं है कि भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में ज़्यादा सब्सिडी दी जाती, ये गलत है। बल्कि विकसित देशों में सब्सिडी ज़्यादा हो जाता है ओवरऑल मिला करके। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही बढ़िया है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कि उसमें क्या क्या आता है। अगर आपको याद होगा तो आप इसको बहुत आसानी से सही कर लेंगे। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं साक्षरता दर, और फिर है जन्म के समय आयु संभाविता यानी कि जीवन प्रत्याशा। तो आपको बताना है कि तीसरा क्या होगा। पहला तो हो गया साक्षरता दर, दूसरा हो गया कि आपका जीवन प्रत्याशा। इसके अलावा पहला कह रहा है कि यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पाद, दूसरा कह रहा है वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पाद, और तीसरा कह रहा है यूएस डॉलर में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और चौथा कह रहा है यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। बताएंगे बच्चा लोग कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल होती हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है और कल के क्लास के बाद तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो चुका है। निश्चित तौर पे आप लोगों को इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये तो आप सभी को बिल्कुल रटा होगा कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको थोड़ा सा कुछ लग रहा होगा कि वास्तविक होगा या यूएस डॉलर में, तो ये आपका वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पाद की बात जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चा लोग। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है और देखना है अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी देखिए बढ़िया है। कह रहा है भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्यय प्रतिदर्श गांव के लिए नहीं देता। कह रहा है कि जो भारतीय मानक विकास प्रतिवेदन है ये गांव यानी कि सैंपल विलेज के लिए कौन सी चीज़ को नहीं देता है, कौन सी चीज़ को शामिल नहीं करता है भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन में। मानव विकास प्रतिवेदन में क्या शामिल नहीं होगा गांव के संदर्भ में, कह रहा है। पहला है आरेख संरचना एवं सुख साधन सूचकांक, दूसरा कह रहा है शिक्षा संबंधी सूचकांक, तीसरा कह रहा है स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक, और चौथा कह रहा है बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। तो बताएंगे बच्चा लोग आप सभी को इसका उत्तर देना है
कि कौन सा है जिसको शामिल नहीं करेगा। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर देना है। फटाफट कमेंट कीजिएगा कि कौन सा है जो कि शामिल नहीं होगा आपके भारतीय मानक विकास प्रतिवेदन में। और ये भी आपके लिए बढ़िया प्रश्न है और निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन में कौन सा मानव विकास रिपोर्ट के लिए आवश्यक नहीं है। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आवश्यक नहीं है। बाकी चीज़ें आवश्यक हैं, शिक्षा संबंधी सूचकांक, स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक, इसके अलावा आपका जो आधारिक संरचना है, ये जो है आरेख हो गया है, ये क्या है आधारिक। आधारिक मतलब आधारभूत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो आपका आधारिक जो संरचना है एवं जो सुख साधन सूचकांक है इन सभी को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन बेरोजगारी संबंधी जो सूचकांक है इसको भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन के मानव विकास रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि आपको बताना है कि बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है, ऐसा क्यों है। तो पहला कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। दूसरा कह रहा है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। तीसरा कह रहा है मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है और चौथा कह रहा है ब्याज दर बढ़ता है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है कि बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है, जो कि क्या हो गया है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, इस वजह से ये समस्या क्रिएट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन कारण का है और ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग का है। निश्चित तौर पे आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, मुझे पूरा उम्मीद है बच्चा लोग। कथन है विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। क्या ये बात सही है कि विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। कारण आर है यह तब ही होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। क्या ये बात सही है। आप कह रहा है ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। दूसरा कह रहा है ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तीसरा कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। और आप सभी को पता है कि क्या सही है, क्योंकि आप सभी को ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। और निश्चित तौर पे सोचने वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही आसान है और कॉमन सेंस का उत्तर है। तो आप सभी को पता होगा बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही है। पहला बिल्कुल सही है कि दोनों बातें सही हैं। जैसे जैसे आपका विकास बढ़ता है वैसे वैसे शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, जैसे कि वर्तमान में देखने को मिल रहा है। और ये तब होता है जब शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। शिक्षा पारंपरिक तरीके का होता है, कोई नया इनोवेशन, कोई नया इन्वेंशन, कोई नया तरीका नहीं आता, बस घिसे पिटे तरीके पे बच्चे पढ़ते रहते हैं, टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, कोई नया तरीका नहीं अपनाते, कोई नई चीज़ शामिल नहीं की जाती, उनके दिमाग का, उनके हुनर का, उनके कौशल का विकास नहीं होता और वो फिर क्या हो जाते, बेरोजगार हो जाते। बिल्कुल सही बच्चा लोग, आप लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बिल्कुल गलत करना ही नहीं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है बच्चा लोग, और आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं क्योंकि आप सभी लोग बहुत समझदार हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। कथन है, कथन ए है शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। क्या शहरी गरीबी का जो जड़ है वो ग्रामीण क्षेत्र में होता है। कारण कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। कह रहा ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। और 4 कह रहा है कि ए सही है परंतु आर
गलत है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा सही है, और आप सभी को पता है कि कौन सा सही है, क्योंकि ये कॉमन सेंस का है और साथ ही आप लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि आप सभी का जो एक लेवल है सोचने का, समझने का, विचार करने का, वो डेवलप हो चुका है। और निश्चित तौर पे अगर आप रिवीजन करते रहे तो आप लोगों का बहुत अच्छा कमांड होगा इकोनॉमी पे। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है बच्चा लोग। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है कि शहरी गरीबी की जो जड़ है वो गांव में ही है, क्योंकि शहर में तो गांव से गए हुए लोग ही तो रहते हैं। मैक्सिमम जो मजदूर हैं, मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं, मैक्सिमम जो छोटे मोटे काम करने वाले हैं, वो सब गांव के हैं। तो इसलिए शहरी गरीबी या जो बेरोजगारी है या जो कहिए कि समस्याएं हैं वो गांव से ही आई हैं। और गांव से क्यों? क्योंकि गांव में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। जो शिक्षा की व्यवस्था की है गवर्नमेंट ने, उसमें भी अच्छे प्रशिक्षित टीचरों की कमी है। टीचरों के अंदर मनोबल या कहिए कि एक प्रशिक्षण की कमी है, और वो पढ़ाना भी नहीं चाहते, अपने काम को अच्छे से करना भी नहीं चाहते। बहुत सारी समस्याएं हैं और इसी वजह से क्या है, ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये भी आप लोगों का पढ़ा हुआ है और आप लोग इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अगर इसको गलत करते हैं तो आप लोगों को बहुत पाप लगेगा। क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। दूसरा है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। तीसरा है, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्ति का लगे रहना। चौथा, यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र में पाया जाता है तथा इसको मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। और पांचवा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी गलत नहीं है और सभी सही हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? और उम्मीद है कि आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो गलत करने का कोई चांस ही नहीं है। आप लोगों को ब्लैकमेल भी किया है मैंने, तो निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग। बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, बेरोजगारी के सारे प्रकार पढ़ाए हैं आप लोगों को। और आप लोगों को अगर आपने रिवीजन किया है तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, और अगर गलत करते हैं इसका मतलब रिवीजन नहीं किया है, जो कि बहुत गलत बात है। और इसी वजह से मैंने कहा आप लोगों को पाप लगेगा। चलिए बताइएगा बच्चा लोग, आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि बेरोजगारी कृषि क्षेत्र का है, बिल्कुल सही है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको मौसमी बेरोजगारी नहीं कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी तो मौसम के अकॉर्डिंग आता है, जब कुछ महीने या कुछ सप्ताह या कुछ दिन लोगों को वर्ष में काम नहीं मिलता है मौसम के बदलने से। तो बाकी आपका सही है कि इसे प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, और इसमें श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, और किसी काम को जो कम लोग कर सकते हैं उसमें ज़्यादा लोग लगे रहते हैं। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, और आपका 4 में भी आधा स्टेटमेंट सही है और आधे से आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती? आपको बताना है। देखिए, ये भी आपको पढ़ाई हूँ कि NSSO जो है ये बेरोजगारी को मापता है, लेकिन इसको मापने के लिए वो कौन से तरीके का उपयोग नहीं करता, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है सामान्य प्रमुख स्तर, दूसरा कह रहा है चालू मासिक स्तर, तीसरा कह रहा है चालू साप्ताहिक स्तर, और चौथा कह रहा है चालू दैनिक स्तर। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा तरीका NSSO नहीं अपनाता है गरीबी को मापने के लिए? और आप सभी को अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोग भूल गए हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको एहसास होगा कि आपको रिवीजन करना चाहिए था। और फटाफट बता दीजिएगा बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। तो निश्चित तौर पे अगर भूल गए हैं तो इसको याद कर लीजिए। चालू मासिक स्तर इसमें नहीं होता है, सामान्य प्रमुख स्तर होता है, चालू साप्ताहिक स्तर होता है, चालू दैनिक होता है, दैनिक साप्ताहिक और प्रमुख होता है, लेकिन मासिक नहीं होता। ये मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था। चलिए देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, चक्रीय निर्धन में है। चक्रीय निर्धन किसे कहेंगे बच्चा लोग? बहुत ही आसान है और कॉमन सेंस का प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोगों का बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए।
पहला है जो सदैव निर्धन रहते हैं, जो हमेशा निर्धन रहे, क्या उसे चक्रीय निर्धन कहेंगे। दूसरा, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, क्या ये चक्रीय निर्धनता है। तीसरा, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। चौथा, उपयुक्त सभी बातें सही हैं। और पांचवा कह रहे हैं इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो बताएंगे बच्चा लोग चक्रीय निर्धन किसे कहेंगे आप लोग। और आप सभी का उत्तर आना चाहिए। बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शानदार प्रश्न है और साथ ही कॉमन सेंस का है। और आप सभी को पता है कि कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, इसी को तो कहते हैं चक्रीय निर्धन। यानी कि जो निर्धन और गैर निर्धन के बीच में ही क्या होता है, घिरा रहता है, उसी चक्र में फंसा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आ चुका है आपके सामने बहुत ही शानदार प्रश्न। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही क्वेश्चन से आपका क्लियर होने वाला है और ये बहुत ही बढ़िया है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य नहीं है ये ढूंढना है आपको। इसमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है। पहला है सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा है वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। तीसरा, उत्तर प्रदेश में भी मध्याह्न भोजन योजना 1995 से शुरू किया गया था। चौथा है उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान वर्ष 2000 में शुरू किया गया। और पांचवा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1988 में प्रारंभ किया गया था। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सत्य नहीं है। और ये पांचों स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये छोटे बड़े सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो सही नहीं है। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि ये आपके तथ्यात्मक हैं जो वनडे एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, पीसीएस वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप सभी को बताना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको आप लोगों के लिए एक ही प्रश्न में समाहित कर दिया है सारे तथ्य। तो निश्चित तौर पे अगर आपने बारीकी से पढ़ा है तो आप इसको बता सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी बता सकते हैं, क्योंकि अब आपको ये याद हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर 5 सही नहीं है, क्योंकि ये 88 की जगह अगर ये 87 हो जाता, 87 हो जाता तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता 1987। बाकी सभी बातें बिल्कुल सही हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ हुआ है और 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई और उसी वर्ष यूपी में भी इस योजना को लागू कर दिया गया। और साथ ही स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में 2000 में ही शुरू किया गया था। और पांचवा 1987 की घटना है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए, आगे से आपको भूलना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चा लोग, कह रहा है दीपक पारेख समिति अन्य चीजों के साथ साथ निम्न में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी। दीपक पारेख समिति का गठन बहुत सारी चीज़ों के लिए किया गया होगा, लेकिन उसके अलावा इनमें से कौन सा चीज़ है जिसके लिए उनको किया गया था। पहला है कुछ अल्पसंख्यक समुदाय की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। दूसरा, संरचना के विकास एवं वित्तीयन के उपाय का सुझाव देने के लिए। तीसरा, आनुवांशिक रूपांतरित जीवों के उत्पादन के विषय में एक नीति बनाने के लिए। चौथा है केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा कम करने के उपाय के लिए। बताइएगा बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा दीपक पारेख समिति के बारे में। और अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने लगभग सभी समितियों के बारे में नोट कराया था आप लोगों को, और उनके बारे में भी बताया था कि कौन सी समिति का गठन किस काम के लिए किया गया था। अगर आपने वो सारी चीज़ें लर्न की थी, अच्छे से दोबारा रिविज़न किया है, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को समस्या नहीं होगा। और अगर आपने उसको रिविज़न नहीं किया है तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो बताएंगे बच्चा लोग किस काम के लिए दीपक पारेख समिति का गठन किया गया था। और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। संरचना के विकास और वित्तयन के लिए उपाय सुझाने के लिए इनका गठन किया गया था।
चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वर्तमान में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। अगर वर्तमान में गरीबी का अनुमान लगाना है तो कौन सा विधि सबसे उपयुक्त होगा, आपको ये बताना है, जिसका प्रचलन वर्तमान में है। पहला ऑप्शन है सिर गणना विधि, दूसरा है कैलोरी ग्रहण, तीसरा है पारिवारिक उपभोग व्यय और चौथा है प्रति व्यक्ति आय। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा तरीका वर्तमान में गरीबी के अनुमान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं करना है, सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको याद होंगी वो चीज़ें और आप लोग उसको ज़रूर रिवीजन कर लिया करें। चाहे मेरी अपने जो प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई क्लासेस हैं उनको आप सुन लिया करें, बिल्कुल कम नेट क्वालिटी करके ऑडियो फॉर्म में बातों को सुन सकते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ है तो सुनेंगे तो रिकॉल हो जाएगी सारी चीज़ें। याद रखेंगे बच्चा लोग कि आपका कौन सा है जो वर्तमान में उपयोग में लाया जा रहा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या है पारिवारिक उपभोग व्यय, कि व्यक्ति का जो परिवार है वो कितना उपभोग कर रहा है, कितना व्यय कर रहा है, उसी से पता चलेगा कि वो किस श्रेणी में आएगा। प्रति व्यक्ति आय से तो राष्ट्रीय जो है कितना ज़्यादा वहाँ का इनकम होगा, क्या स्थिति है लोगों का, ये पता चलता है। और कैलोरी पहले उपयोग में लाया जाता था, लेकिन अब इसका उपयोग नहीं किया जाता। पहले सिर गणना विधि भी था, कैलोरी गणना भी था, ग्रहण विधि भी था, जिसमें शहरों में आप सभी को पता है कि 22 कैलोरी और गांव में 24 कैलोरी की बात की गई थी। तो पहले ये विधियां भी उपयोग में लाई जाती थी और ये तीनों विधि उपयोग में लाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में जो है सबसे सही तरीका वो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, जिसका उपयोग किया जाता है गरीबी के आकलन के लिए। इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न को समझ लीजिएगा कि मान लीजिए किसी वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी जो रेखाएं दी गई हैं, जो बताया गया है क्राइटेरिया, वो जो है अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, आपको ये बताना है ऐसा क्यों है। तो पहला कह रहा है कि आपका गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। दूसरा कह रहा है कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। तीसरा कह रहा है सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। और चौथा कह रहा है सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। तो बताएंगे बच्चा लोग ऐसा अतिशयोक्ति क्यों देखने को मिलता है कि किसी एक वर्ष में इंडिया के कुछ राज्यों में गरीबी रेखा का जो मानक है वो उच्चतर है, वो ज़्यादा है। तो ये आपके लिए कॉमन सेंस का प्रश्न है, निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि ये क्यों ऐसी बातें करता है। तो निश्चित तौर पे अगर आपने इस चीज़ को फील किया तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं समझ में आया है तो भी कोई बात नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये बिल्कुल सही है। कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होते हैं और इसी वजह से किसी दिए गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया है और ये आपका है मनरेगा से जुड़ा हुआ। मनरेगा से जुड़ा हुआ है बच्चा लोग, और आपको इसका उत्तर देना है और आपको बताना है कि जो है मनरेगा का उद्देश्य है, इसमें से कौन सा है जो मनरेगा का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है परिसंपत्तियों का निर्माण करना, दूसरा है सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, तीसरा है जल का प्रबंधन, चौथा है ग्रामीण आय को बढ़ाना, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। बताएंगे चलो, बहुत ही आसान है, कॉमन सेंस का है। मैक्सिमम बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, वो जानते हैं कि मनरेगा क्यों लाया गया है या नरेगा का क्या उद्देश्य है, इससे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पूरी की जा सकती हैं। तो इसमें तो आप लोगों को बच्चा लोग समस्या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान है, अंडरस्टैंडिंग का है। निश्चित तौर पे फटाफट उत्तर दीजिएगा, गलत तो बिल्कुल ही नहीं करना है आप लोगों को। तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि मनरेगा
क्या करता है? तालाब बनाना, रोड बनाना, पौधे लगाना, पानी की व्यवस्था करना, ऐसे बहुत सारे जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनका निर्माण करता है, ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। सूक्ष्म सिंचाई को भी प्रोत्साहन करते हैं ये। साथ ही जैसे तालाब, पोखरे, ऐसी चीज़ों का जो है पुनर्निर्माण करके जल प्रबंधन तो कर ही रहे हैं, आप सभी को पता है। और ग्रामीण आय को बढ़ाता है मनरेगा, कोई डाउट नहीं है। यानी कि कौन सा सही हो गया? उपर्युक्त में से एक से अधिक बातें, यानी कि यहाँ पे लिखी हुई लगभग सभी बातें सही हैं, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन भी देखिए, नरेगा से ही है और पूछ रहा है कि मनरेगा के बारे में कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है, जो गलत है ये आपको बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा, बिल्कुल कॉमन सेंस का है, आप ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ही समझ जाएंगे कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, इस कानून में अनुमोदित कार्यों के प्रकार का उल्लेख है। क्या इस कानून में अनुमोदित कार्यों के प्रकार का उल्लेख है? दूसरा, सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है। तीसरा, इस कानून में व्यक्तिगत कार्यों का भी विशेष वर्णन है यदि वे गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित हैं। और चौथा, इस कानून की महत्वपूर्ण विशेषता एक वर्ष में 0.274 वर्ष, जिसे हम कहेंगे 0.274 गुणे 365 बराबर 100.01 की रोजगार की गारंटी है। तो आपको बताना है बच्चा लोग कि कौन सा है जो मनरेगा या नरेगा के बारे में सत्य नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिएगा, बहुत ही आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। और इसके बारे में जो कही हुई बात है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है ये क्या है? ये गलत है। चूँकि सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता और जवाबदेही संभव नहीं है, ये तो गलत है। हर काम में जो है पारदर्शिता और जवाबदेही की संभावनाएं होती हैं, हर काम में ये चीज़ें की जा सकती हैं। और जिस काम में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होती वो काम कभी परफेक्ट और अच्छा हो ही नहीं सकता। ये कहना कि अन्य कामों की तरह इसमें भी नहीं संभव है, ये बिल्कुल गलत है। सभी काम में जो है पारदर्शिता और जवाबदेही संभव है, तो इसलिए आपका दूसरा गलत हो गया। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं कि इसमें अनुमोदित कार्यों का मतलब उल्लेख है और साथ ही यहाँ व्यक्तिगत कार्यों का भी विशेष वर्णन है यदि वे गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित हैं, तो ऐसे लोगों को के लिए भी प्रावधान किया गया है। और इसके तहत वर्ष में देखिए दिया है 0.274 वर्ष का रोजगार की गारंटी की योजना है और 100 दिन का गारंटी दिया जाता है रोजगार का, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन, और इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। पहला है, समावेशी समवृष्टि प्रोत्साहन। क्या इससे समावेशी यानी कि समान रूप से सबको फायदा होगा? समावेशी होगा, समावेशी का मतलब होता है जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो उचित धारा में नहीं है, उनको बेहतर स्थिति में लाना, उनकी स्थिति को अच्छा करना। क्या ये बात सही है कि ये समावेशी विकास को प्रोत्साहन करेगा? दूसरा, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी देगा। तीसरा, ग्रामीण परिवारों की जीविकोपार्जन में सुरक्षा में वृद्धि करेगा। और चौथा, मजदूरी रोजगार गारंटी। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो नरेगा के बारे में सही नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिएगा। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं बार बार ये क्वेश्चंस, तो निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि नरेगा के बारे में सही नहीं है। तो कोई डाउट नहीं करेंगे बच्चा लोग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर जो 2 है ना ये सही नहीं है। दूसरा क्या है? ये गलत है, दूसरा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को नहीं बल्कि एक महिला और एक पुरुष को अधिकतम वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है आपका नरेगा।
यानी कि प्रत्येक वयस्क के लिए नहीं है, बल्कि एक सदस्य को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार देगा। और ज़्यादातर इसमें 30% महिलाओं को भी रखने की बात की गई, 30% से बढ़ा करके आई थिंक 50% कर दिया गया है। तो ये याद रखेंगे बच्चा लोग, दूसरा सही नहीं है, बाकी बातें आपका बिल्कुल सही है और ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, MG नरेगा यानी कि जो आपका महात्मा गांधी नरेगा यानी कि मनरेगा है कि सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि मनरेगा के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से सकारात्मक परिणाम इससे आ सकते हैं। पहला कह रहा है ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि। क्या ये बात सही है कि जो ग्रामीण गरीब है उसकी क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि होगा मनरेगा के आने से? क्रय शक्ति मतलब कि उसके पास भी चीज़ों को खरीदने की पावर होगा, शक्ति होगा, जब पैसा होगा तो वो भी खरीद पाएगा। क्या ये बात सही है? दूसरा, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी। तीसरा, शहरों की तरफ प्रवास में कमी। अब दिया है कूट की सहायता से उत्तर देना है। ए में है पहला और तीसरा, बी में है पहला और दूसरा, सी में है दूसरा और तीसरा, और डी में है कि तीनों सही है। बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सकारात्मक परिणाम लेकर के आया है मनरेगा के आने से? तो निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो दूसरे में ऑप्शन हो सकता है समस्या, लेकिन गलत नहीं करना है। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बच्चा लोग? क्यों कह रहा है कि श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी? नहीं, ये कमी नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा? वृद्धि करेगा। क्रय शक्ति वृद्धि यानी कि जो श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति, यानी कि जैसे मनरेगा के तहत किसी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिल रहा है और उसमें अमाउंट फिक्स है कि पर डे जब भी वो काम करेगा तो 300 रुपये मिलेंगे। अगर कोई और व्यक्ति उससे काम करवाना चाह रहा है तो उसको भी 300 देना पड़ेगा, अन्यथा वो व्यक्ति फिर उसके यहाँ काम करने क्यों जाएगा? वो सीधे मनरेगा में जाएगा। तो इससे क्या हो गया? मजदूरों की जो शक्ति है सौदेबाजी करने की वो बढ़ गई है कि भाई इससे कम में मैं काम नहीं करूँगा, मुझे आपको उतना ही देना पड़ेगा जितना मुझे वहाँ मिलता है, या मैं इतना पैसे पाता हूँ जब मैं नरेगा में काम करता हूँ, तो आपको उतना ही देना पड़ेगा पूरे दिन का काम करने का। तो इसलिए आपका क्या हो गया? दूसरा गलत हो गया। बाकी पहला तो बिल्कुल ही सही है और तीसरा भी सही है। तो आपका पहला तीसरा सही है बच्चा लोग, दूसरा सही नहीं था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? पहला है शैक्षिक सुविधाएं सुलभ करना, दूसरा है जीवन स्तर को बेहतर करना, तीसरा राजनीतिक प्रशिक्षण योजना बनाने में गांव की सहायता करना, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताएंगे बच्चा लोग कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि आप सभी लोग बहुत समझदार हैं और ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी आसान होते हैं। आप सभी को पता है जिसमें ये दो दो ऑप्शन दे देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ये मैक्सिमम बिहार के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन कोई कोई प्रश्न अच्छा रहता है जो आप लोगों के लिए बढ़िया रहता है, उसको मैं शामिल कर लेती हूँ। अन्यथा आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आईएएस के होते हैं, कुछ ही क्वेश्चन इसमें आपके पीसीएस के मैं शामिल करती हूँ, अन्यथा आपके लगभग क्वेश्चन आईएएस के होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग के होते हैं। और इस क्वेश्चन में आप सभी को पता है कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। शैक्षणिक सुविधाएं भी सुलभ कराना है। अगर सामुदायिक विकास करना है तो ये सुविधा तो देना ही पड़ेगा। जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। राजनीतिक प्रशिक्षण योजना बनाने में गांव की सहायता तो करनी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें सामुदायिक विकास में आएंगी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सभी बातें करेक्ट हैं। चलिए बच्चा लोग, और अभी भी देखिए और भी क्वेश्चन हैं, आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। देखिए ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही समय अच्छा इसमें आपको बताना ना कि सही सुमेलित है। सही सुमेलित है बच्चा लोग, ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है।
और फटाफट बताइएगा। पहला है रोजगार गारंटी योजना क्या नरेगा 2006 में शुरू हुआ था? क्या मनरेगा 2008 में शुरू हुआ था? क्या साक्षर भारत मिशन 2009 में शुरू हुआ था? क्या आपका सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था? और क्या उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सही सुमेलित ना हो? तो बताएंगे बच्चा लोग। आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, निश्चित तौर पे गलत नहीं करेंगे। और ये तथ्य इंडिविजुअल भी वनडे एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके विभिन्न एग्ज़ामों में कूट के साथ आते हैं। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिएगा कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा समय दे रहे हैं 2 मिनट का, इसके अंदर आपको जवाब देना है। क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि आपको समय की कमी हो जाती है, लेकिन मेरा मोटिव रहता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना। चूँकि आप लोग तो रिवीजन करने से रहे और इसी वजह से हम ही अपनी तरफ से जितना हो पा रहा है कर दे रहे हैं। तो बच्चा लोग आप सभी को इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये पता होना चाहिए। आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपका नरेगा 2006 में आया था और आपका नरेगा 2 फरवरी 2006 में आया था। और जो मनरेगा है ये 2 अक्टूबर 2009, 6 को ही उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2009 हो जाएगा। यानी कि 2 फरवरी 2006 को नरेगा और 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा। बाकी आपका सही है। साक्षर भारत मिशन 2009, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 और सर्व शिक्षा अभियान 2001, ये बिल्कुल बातें सही हैं। आपका सही नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। देखिए आज का आपका 26वां क्वेश्चन और ये भी क्लास में सॉल्व करा चुकी हूँ और इसको सॉल्व करने में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? पहला है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, दूसरा कह रहा है शहरी महिलाओं को रोजगार, तीसरा विकलांग महिलाओं को रोजगार और चौथा महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। अब बताएंगे बच्चा लोग स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? फटाफट बताएंगे कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और इसका उत्तर मेरे सभी बच्चों को पता है, क्योंकि ये मैं आप लोगों का बहुत बार रिवीजन करवा चुकी हूँ ऑफलाइन क्लास में। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही है। महिलाओं को प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करने से जुड़ा है आपका स्वावलंबन योजना। आज का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, आज का सबसे आसान, और ये भी क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए आज सबसे आसान क्वेश्चन को सबसे लास्ट में रखा है। अब आपको फटाफट बता देना है कि निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना है या प्रगति का सूचक चुना है? कौन सा वो देश है? पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा है जापान, तीसरा है स्वीडन और चौथा है स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आप लोगों को ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को ऑप्शन दे दिया कि आप सभी लोग इसको जो है आसानी से उत्तर दे दें। तो निश्चित तौर पर चलो कोई डाउट इसमें है ही नहीं कि दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है जो अपने सकल राष्ट्रीय सुख को ही प्रगति का सूचक चुनता है। और वो राष्ट्र कौन सा है ये आप सभी को पता है। आपका पड़ोसी छोटा सा देश भूटान, जहाँ पे बौद्धिस्ट हैं, और इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए ये क्या है, दुनिया का एकमात्र देश जो कार्बन निगेटिव है। यहाँ पे जितना कार्बन होना चाहिए उससे भी कम है, निगेटिव कार्बन वाला देश है, दुनिया का एकमात्र देश है भूटान, जो कैसा है, निगेटिव कार्बन वाला है, शांति प्रिय और बहुत ही अच्छा और छोटा सा प्यारा सा देश है भूटान, जो आपका है पड़ोसी। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आज के सारे प्रश्न भी आपके लगभग पढ़े हुए थे। उम्मीद करेंगे कि आपका रिवीजन हुआ होगा और हम लोग ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर शामिल हो और अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को रिकॉल करें, और अगर हो सके तो रिवीजन भी करते रहें, डिटेल क्लास को सुनते रहें और फिर प्रैक्टिस सेशन भी करते रहें। आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ।
थैंक यू सो मच।